Good morning, my dear students. My name is Manish Shahu, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, today we are going to study a very important chapter of class 10 ICSE chemistry, that is मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टेक्योमेट्री। बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड्स में जो है तुम्हारे बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, क्या कहता हूं, बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस। ठीक है बच्चों, एक बार पढ़ो, सही तरीके से पढ़ो, यकीन मानो तुम इसमें बहुत ज्यादा आगे जाओगे। ठीक है, तो अपना कॉपी निकालो बच्चों, आओ पढ़ते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 5 आईसीएससी का बच्चों, केमिस्ट्री, राइट। चैप्टर नंबर व्हाट 5, क्या नाम है बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टिक्योमेट्री। ओके बच्चों, हाँ, तो नोट बनाओ बच्चों, अपने कॉपी और पेन को निकालो, डिफरेंट कलर ऑफ पेन निकालो बच्चों और नोट्स बनाओ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पहले मोल कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, क्या, दैट इज डिफरेंट लॉज। ठीक है बच्चों, क्या क्या लॉज पढ़ेंगे बच्चों, तो हम पढ़ेंगे पहले बॉयल्स लॉ। लिखो बच्चों, बॉयल्स लॉ, BOYLE एपोस्ट्रोफिस एस, बॉयल्स लॉ। ओके बच्चों, तो क्या कहता है बॉयल्स लॉ बच्चों, बॉयल्स लॉ कहता है बच्चों कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है बच्चों, टेम्परेचर क्या होना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, और आई कैन से प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और आई कैन से चिल्ड्रन प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, व्हिच मींस P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ध्यान रहे बच्चों, ये रिलेशन कब आएगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो प्रोसेस क्या कहलाता है, आइसो थर्मल। ठीक है बच्चों, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है बच्चों हीट। ठीक है, जब हीट सेम रहेगा तो व्हाट इज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट। कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे बच्चों, हम लोग बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक चीज ध्यान में रखना है बच्चों हमें, कि अगर मैं बोलूं कि क्या है थर्मोडायनामिक वेरिएबल, सो बच्चों हमारे पास में है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो हम किसी भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालेंगे बाय कीपिंग द थर्ड वन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था बॉयल्स लॉ, बहुत इजी है बच्चों, राइट। अब आते हैं बच्चों चार्ल्स लॉ में। सेकंड क्या है बच्चों, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है बच्चों, लिखो बच्चों, चार्ल्स, CHARL एपोस्ट्रोफिस एस, चार्ल्स लॉ। ठीक है, क्या कहता है बच्चों चार्ल्स लॉ, ध्यान देगा सुनो बच्चों, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो रेशियो ऑफ V/T इक्वल टू कांस्टेंट। आया बच्चों समझ में, तो आई कैन से हियर कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है बच्चों, तो इसमें कोई भी, और मैं यहां पर अगर ऐसे बता दूं, V2 को यहां डिवाइड कर दो, सो V1/V2 इज इक्वल टू T1 बाई क्या आ जाएगा बच्चों, T2। दैट इज नथिंग बट द चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो बच्चों इन चार वेरिएबल यहां पर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, तो इन चारों में से कोई भी तीन वेरिएबल आपको पता नहीं है तो आई मीन सॉरी, इन चारों में से कोई भी तीन वेरिएबल अगर पता है तो चौथा वेरिएबल हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, राइट। तो ये था चार्ल्स लॉ। अब आओ बच्चों, हम आते हैं, दोनों लॉ को हम कंबाइन करते हैं तो हमारा बनेगा गैस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, दोनों लॉस को हम कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, गैस इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो लिखो बच्चों गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, क्या कहता है बच्चों, देखो हमने कहा पहला, अगर हम बात करें बच्चों, पहला हमने पढ़ा फ्रॉम बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है बच्चों, दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों, वॉल्यूम। या मैं कह सकता हूं कि यहां पर वॉल्यूम को यहां ले आओ, सो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बात बराबर है। ठीक है बच्चों, राइट। चार्ल्स लॉ क्या कहता है बच्चों, कि वॉल्यूम आई मीन बाई टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट, आई कैन से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैं इसको दोबारा यूं लिख सकता हूं, वॉल्यूम इज इक्वल टू K इंटू टेम्परेचर, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बच्चों इसको नाम दो इक्वेशन 1, ये नाम दो इक्वेशन 2। ठीक है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आई मीन से इनवर्सली टू क्या बच्चों, प्रेशर, एंड सेम वॉल्यूम इज डायरेक्टली टू क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर। तो दोनों को कंबाइन कर दो, सो कंबाइनिंग देम बोथ वी विल गेट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P। आया बच्चों समझ में, बोलो हाँ यानी, और दैट इंप्लाइज V इज इक्वल टू T/P। ठीक है बच्चों, T/P इंटू के, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटा लेते हैं तो एक कांस्टेंट हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बोलो हाँ यानी बच्चों। ठीक है, तो मैंने ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई करा, अब इस P को इधर मल्टीप्लाई करो, T को डिवाइड कर दो, तो क्या होगा बच्चों, PV/T इज इक्वल टू
कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है बच्चों P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। ठीक है बच्चों, राइट? समझ में आया? तो ये है गैस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, राइट? तो हमने कितना इक्वेशंस पढ़ा बच्चों, कितना लॉ पढ़ा? एक पढ़ा हमने बॉयल्स लॉ, दूसरा पढ़ा हमने चार्ल्स लॉ, और तीसरा पढ़ा हम लोगों ने क्या? दैट इज गैस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब आओ बात करते हैं बच्चों एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बच्चों अगर मैं तुम्हें बोलूं, ध्यान देके देखो बच्चों, कि किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है ना वो ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है जब हम टेम्परेचर या प्रेशर को बदल दें। ठीक है बच्चों, सो विथ इंक्रीज और आई मीन टू से चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस चेंजेस एब्रप्टली, सडनली। ओके, तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं बच्चों, कि हम एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को रखना चाहते हैं। ठीक है, राइट, और रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और या कह सकता हूं मैं 273 केल्विन। ठीक है, और स्टैंडर्ड प्रेशर है बच्चों 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और तुम्हें पता है व्हाट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर? दैट इज 760 mm ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, राइट बच्चों? ठीक है, या मैं कह सकता हूं 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। ठीक है बच्चों, राइट? हाँ, यानी या मैं कह सकता हूं 0.76 मीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। ठीक है बच्चों, तो ये है प्रेशर और टेम्परेचर, दैट इज स्टैंडर्ड प्रेशर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ओके बच्चों, राइट? ठीक है, तो ये रहा एसटीपी। बच्चों आओ हम बात करते हैं थोड़ा सा एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। ठीक है बच्चों, किसे कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर? बच्चों ध्यान दो, हाँ मैंने याद रखना बच्चों ये कि टेम्परेचर इन केल्विन मस्ट बी इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया बच्चों? तो जो केल्विन में जो टेम्परेचर होता है बच्चों, वो टेम्परेचर कभी भी जीरो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बच्चों? देखो मैं बोलता हूं कि केल्विन, मान लो अगर मैंने कहा कि टेम्परेचर जो डिग्री सेंटीग्रेड में है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन में कितना हो जाएगा बच्चों? केल्विन में हो जाएगा 273 प्लस 27 विच इज इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक है, अब मान लो मैंने केल्विन में जीरो ले लिया, तो बच्चों अगर केल्विन जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 273 प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों सो टी डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा? -273, और आई कैन से टेम्परेचर इज इक्वल टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों दिस टेम्परेचर को लाना विच इज फिजिकली इम्पॉसिबल बच्चों। ठीक है, तो दिस इज द टेम्परेचर एट विच द मोलिकुलर मोशन ऑफ द बॉडी सीजेस, एंड दिस टेम्परेचर इज व्हाट नोन एज बच्चों एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। याद रखना बच्चों, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, राइट? तो जो केल्विन स्केल में है बच्चों, वो मिनिमम वैल्यू कितना है? 273। केल्विन स्केल में जीरो कभी आ नहीं सकता है। ठीक है बच्चों, राइट? समझ में आया ना बच्चों, राइट? तो ये था हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड दिया होगा तो हम केल्विन निकाल लेंगे, अगर केल्विन में दिया है तो हम डिग्री सेंटीग्रेड निकाल लेंगे। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या नहीं? ठीक है, अच्छा बच्चों एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है, और आई मीन टू से ये बहुत जरूरी भी है ना। तुम इसको हीट चैप्टर फिजिक्स में भी पढ़ोगे और केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हो। ठीक है बच्चों ये जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये जो पीवीटी का रिलेशन देख रहे हो, जो तुम अभी क्लास 10 में पढ़ रहे हो फिजिक्स, आई मीन केमिस्ट्री में, ये सारी चीजों को तुम जाके पढ़ोगे क्लास 11 के फिजिक्स में। ओके, द चैप्टर इज थर्मोडायनामिक्स। ठीक है बच्चों, राइट? तो ये सारे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस इक्वेशंस थे, एसटीपी था, उसके साथ में क्या था बच्चों? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर था। ठीक है बच्चों अब हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री की। हाँ, तो बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे, सुनो क्या है स्टोइकियोमेट्री, मैं तुमको समझाता हूं, पहले ध्यान देकर उसका डेफिनेशन तुम सुनो। ठीक है, तो कहता है बच्चों स्टोइकियोमेट्री मेजर्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एंड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट स्लैश रिएक्टेंट एंड आर प्रोड्यूस्ड स्लैश नीडेड इन अ गिवन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, कोई भी एक रिएक्शन में बच्चों ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है। ठीक है, ये मेजर करता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में क्या चाहिए। ठीक है, क्या मतलब क्या जरूरत है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में रिएक्शन के होने के लिए, दैट इज व्हाट चिल्ड्रन स्टोइकियोमेट्री। ठीक है बच्चों, तो आओ बच्चों पढ़ते हैं नेक्स्ट गे-लुसाक्स लॉ। हाँ, गे-लुसाक्स
ओके, गेलुसाक्स लॉ, ठीक है बच्चों, LUSSAC एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है बच्चों, गेलुसाक्स लॉ। अगेन बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, लेकिन यकीन मानो इसके न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा स्वाद आने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल में, ठीक है बच्चों। तो क्या कहता है गेलुसाक्स लॉ, थोड़ा सा एक बार ध्यान देकर सुनो बच्चों, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा ध्यान देकर सुनो, फिर मैं बताऊंगा रिएक्शन के माध्यम से कि गेलुसाक्स लॉ कैसे काम करता है, ठीक है बच्चों। देखो क्या कहता है ये गेलुसाक्स लॉ क्या बच्चों, ध्यान देकर सुनो। हाँ, सो गेलुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, तुम लिख सकते हो बच्चों, मैं थोड़ा रीड कर दे रहा हूं पर्टिकुलरली सेंटेंस, ठीक है, तुम उसको लिख सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो ये कहता है बच्चों, व्हेन गैसेस रिएक्ट comma they do so in volumes which bear a simple ratio to one another and to the volume of the gaseous product, provided all the volumes are measured at the same temperature and pressure. As already I said children कि एसटीपी हमने क्यों लिया बच्चों, क्योंकि जो गैस का वॉल्यूम है वो प्रेशर और टेम्परेचर को अगर हम चेंज करें तो ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। आओ बच्चों मैं सिखाता हूं तुम्हें कि गेलुसाक्स लॉ, तो मैंने तुम्हें बताया कि ये रिएक्शन गेलुसाक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। आओ हम समझते हैं गेलुसाक्स लॉ ये होता कैसे काम करता है, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिएक्शन लेना पड़ेगा बच्चों। मान लो मैंने रिएक्शन लिया N2 + 3H2, ओके, ये दे रहा है हमें 2NH3, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो तुमने क्या करा, तुम्हारे पास में N2 है मतलब नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तुमने उसको एक साथ में डाल दिया किसी भी एक ट्यूब में, राइट। तो तुम्हें क्या लगता है कि अमोनिया तुरंत बन जाएगा बच्चों, हाँ, या जिस भी वॉल्यूम में डाल देंगे तो अमोनिया बन जाएगा, तो आंसर है नो, ठीक है बच्चों। क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर अगर मैं 1 वॉल्यूम लूं क्या नाइट्रोजन का और 3 वॉल्यूम लूं किसका, हाइड्रोजन का, तब जाके मुझे 2 वॉल्यूम मिलेगा, किसका बच्चों, अमोनिया का। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। जैसे मान लो मैं तुम्हें कहता हूं, मान लो कि मैंने नाइट्रोजन का 40 ml लिया है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन को मैंने लिया है 90 ml। सवाल पूछा है बताओ कितना ml का अमोनिया प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान दूं बच्चों ये रेशियो कैसा होगा ना, 1:3:2, मतलब अगर तुम 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का लेते हो, 3 वॉल्यूम लेते हो हाइड्रोजन का, तब जाके तुमको 2 वॉल्यूम मिलेगा, किसका बच्चों, अमोनिया का, NH3 का। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो यूं ही नहीं कि अपने मन मुताबिक कोई भी रेशियो में रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके लिए तुम्हें रिएक्शंस को बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वंस रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा तुम वॉल्यूम का रेशियो निकाल लोगे और उसी रेशियो में रिएक्शन होगा। आया बच्चों समझ में, ठीक है। तो मान लो मैंने बच्चों अगर 1 वॉल्यूम ले लिया नाइट्रोजन को, तो मुझे 3 वॉल्यूम चाहिए होगा क्या, ऑक्सीजन, से हाइड्रोजन, सॉरी बच्चों, हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर 1 वॉल्यूम बराबर मैं 40 ml लेता हूं तो 3 वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, 3 × 40 ml विच इज इक्वल टू 120 ml। बोलो हाँ यानी, तो हमारे पास में क्या 120 ml हाइड्रोजन का अवेलेबल है क्या, नहीं है, तो रिएक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, एक और तरीका है कि अगर मैं 3 वॉल्यूम को ले लूं 90 ml, बच्चों देखो ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 40 ml के अनुसार से 3 वॉल्यूम हमारा 120 ml होता है, तो 120 ml जो है हाइड्रोजन का हमारे पास में नहीं है, 90 ml ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, हम दूसरा तरीका लेंगे, क्या लेंगे बच्चों कि 3 वॉल्यूम बराबर 90 ml, तो यहां से निकल जाएगा 1 वॉल्यूम कितना बच्चों, दैट इज 30 ml निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से लूं तो ये 1 वॉल्यूम मुझे चाहिए और 1 वॉल्यूम 30 ml है, लेकिन मेरे पास अवेलेबल कितना है बच्चों, 40 ml है, तो 10 ml ज्यादा है तो रिएक्शन हो सकता है। समझ में आया बच्चों। तो कैसे होगा, किस रेशियो में होगा बच्चों, थोड़ा ध्यान देकर सुनो। तो मतलब 1 वॉल्यूम मतलब कितना, 30 ml, किसका बच्चों, दैट इज नाइट्रोजन का। आया समझ में। फिर उसके बाद क्या, 3 वॉल्यूम मतलब 90 ml, किसका बच्चों, हाइड्रोजन का, ठीक है। ये कितना बनाएगा, 2 वॉल्यूम, सो 2 × 30 विच इज इक्वल टू 60 ml। समझ में आया बच्चों। तो अगर मैं 30 ml ऑफ नाइट्रोजन लेता हूं और 90 ml ऑफ अगर लेता हूं हाइड्रोजन, तो जाके मुझे 60 ml ऑफ क्या मिलेगा बच्चों, अमोनिया मिलेगा। रिएक्शन होगा 1:3:2। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो भाई इस 40 ml में से 30 ml तो यूज हो गया, तो बचा कितना, 10 ml। सो 10 ml ऑफ नाइट्रोजन इट रिमेन्स अनरिएक्टेड। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। यही है गेल-लुसाक्स लॉ, ठीक है। तो गैसेस आर रिएक्टेड इन द वॉल्यूम एंड दे डू सो, राइट बच्चों, प्रोवाइडेड ऑल द वॉल्यूम्स आर ये क्या मेजर इन द एट द सेम टेम्परेचर एंड द प्रेशर,
ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये रिएक्शन, राइट। तो इस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं, तुम सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, कुछ सवाल मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, राइट बच्चों। मैं एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो मैं ले लिया 2CO प्लस O2 ले लेता हूं बच्चों, तो ये दे देगा 2CO2। बोलो हाँ या नहीं? देखो रिएक्शन बैलेंस है, दो कार्बन, यहाँ पर दो दो चार ऑक्सीजन, दो दो चार ऑक्सीजन है बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? राइट। तो अगर मैं बोलूं कि भाई यहाँ पर क्या रेशियो होगा, तो देखो यहाँ होगा 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। समझ में आया बच्चों? मतलब अगर तुम 2 वॉल्यूम लोगे किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का, 1 वॉल्यूम लोगे किसका, ऑक्सीजन का, तभी जाके तुम्हारा 2 वॉल्यूम बनेगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो रेशियो क्या होगा, 2:1:2। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों एक नोट तुम्हें याद रखना पड़ेगा। क्या है वो नोट बच्चों? नोट ये है कि ये जो गेलुसाक्स लॉ है ना, ये सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अगर ये सॉलिड या फिर लिक्विड है, उसका वॉल्यूम, अगर रिएक्शन में सॉलिड और लिक्विड कहीं आता भी है तो उसका वॉल्यूम हम क्या कंसिडर करेंगे बच्चों, दैट इज 0 कंसिडर करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बड़ा ही आसान है बच्चों, मुझे पता है कि तुम बहुत ही शानदार तरीके से समझ जा रहे हो, ठीक है बच्चों, राइट। तो इस तरीके से मैंने 2 रिएक्शन दिखाया बच्चों, और किस वॉल्यूम में होगा वो भी मैंने बताया, ठीक है। एक और रिएक्शन देखते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल्स देखते हैं बच्चों। तो न्यूमेरिकल क्या दिया बच्चों, ध्यान देके सवाल सुनो, ठीक है। वो बोल रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 200 ml ऑफ एसिटिलीन। तो बच्चों किसे कहते हैं एसिटिलीन, याद है बच्चों, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ H, दैट इज एसिटिलीन, ठीक है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट बच्चों। इथाइन भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो हम बनेगा ये C2H2, ठीक है बच्चों, C2H2। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको मैं अच्छी तरह समझाऊंगा। फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2, दैट इज इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। तो क्या पूछा बच्चों, इसको तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर दो, बर्न कर दो, ठीक है बच्चों। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम बर्न करेंगे तो क्या देगा बच्चों, CO2 देगा प्लस वाटर देगा। समझ में आया बच्चों, राइट। CO2 देगा और क्या देगा बच्चों, वाटर देगा। तो रिएक्शन को बच्चों हमको, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम जब रिएक्शन लिख देते हो तो बच्चों तुम्हें रिएक्शंस को बैलेंस करने पड़ेंगे, राइट। वंस रिएक्शन इज बैलेंस देन ओनली वी कैन एबल टू फाइंड आउट कि भाई मुझे बताओ कि किस रेशियो में रिएक्शन होने वाला है, ठीक है। तो रिएक्शन अगर बैलेंस करें बच्चों, इसको हम 2 मल्टीप्लाई करो 2 to 4, यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 बच्चों, राइट। तो देखो यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 2 2 4 कार्बन हो गया, ठीक है बच्चों। तो हमें यहाँ 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान देके देखो बच्चों, तो 2 2 4 हो गया, 4 कार्बन बैलेंस हो गया, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर बच्चों 2 हाइड्रोजन, बोलो हाँ कि नहीं। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, 2 2 4 हो गया, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन बच्चों, हाँ, तो ये 4 2 8 और 2 10, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बच्चों। तो रिएक्शन क्या बनेगा बच्चों, रिएक्शन बनेगा यहाँ पर 2 वॉल्यूम ऑफ acetylene when react with 5 volume of oxygen it produces 4 volume of what children, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंस वाटर इज लिक्विड तो इसका वॉल्यूम हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। तो रेशियो क्या होगा, 2:5:2, क्या होगा बच्चों, 4 होगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, 2:5:4 होगा। अब सवाल मैं पढ़ता हूं क्या दिया हुआ है, ठीक है। सवाल बोला है बच्चों व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 200 ml ऑफ एसिटिलीन। बच्चों ये दे रखा है 200 ml, ये मुझे पूछा है कितना, ठीक है बच्चों, व्हाट वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, what volume of oxygen would be required to burn completely 200 ml of acetylene and what would be the volume of carbon dioxide form, मतलब इसका पूछा है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखो 2 वॉल्यूम बराबर 200 ml, ठीक है। मैं लिख सकता हूं 2 वॉल्यूम बराबर 200 ml, सो 1 वॉल्यूम हो जाएगा 100 ml, बोलो हाँ या नहीं। तो बच्चों अगर तुम 200 ml लोगे, मैं इसको मिटाता हूं बच्चों, थोड़ा ध्यान देके सुनो, राइट। मैं इसको यहां मिटाता हूं, ठीक है। तो अगर मैं ये 200 ml लेता हूं, ठीक है, तो ये मुझे क्या लेना पड़ेगा बच्चों, 5 वॉल्यूम, तो 2 वॉल्यूम बराबर 200, 1 वॉल्यूम बराबर 100, तो 5 वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, 500 ml। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 वॉल्यूम, दैट इज 4 into 100 विच इज 400 ml। तो बच्चों अगर तुमने 2 वॉल्यूम लिया, ये 5 वॉल्यूम लिया, तब ये 4 वॉल्यूम का प्रोडक्शन होगा, ठीक है बच्चों। तो आंसर कितना होगा कि 200 ml एसिटिलीन को बर्न करने के लिए तुम्हें 500 ml चाहिए होंगे ऑक्सीजन के, तब जाके रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो कितना होगा, दैट इज 400 ml। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बड़ा ही आसान तरीका है, राइट, बहुत ही आसान है बच्चों। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ या नहीं बच्चों। बच्चों अपना नोट्स बनाओ बच्चों, नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। एक और सवाल सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान देकर सुनो,
क्या कहता है? ये कहता है इफ 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन, ठीक है बच्चों। तो मान लो ये हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन, ये क्या बनाएगा बच्चों? 2HCl बनाएगा। बोलो हाँ यानी। तो ये क्या क्या वॉल्यूम दे रखा है? ये दे रखा है 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोजन हमारे पास में कितना है? 6 लीटर, ठीक है। और 5.6 लीटर क्या दे रखा है हमें? क्लोरीन दे रखा है। बोलो हाँ यानी बच्चों, ठीक है। अच्छा, इज आर मिक्स्ड एंड एक्सप्लोडेड, व्हाट विल बी द कॉम्पोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर, ठीक है। तो ये HCl है बच्चों, ये गैस है, ठीक है, राइट, गैस है, तो कितना अमाउंट का फॉर्म होगा, ठीक है बच्चों। तो हमने रिएक्शन पहले बैलेंस कर लिया, तो ये 1 वॉल्यूम ऑफ H2, 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, इट विल गिव यू 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। अब बताओ बच्चों, अगर मैं 1 वॉल्यूम लेता हूं किसका? हाइड्रोजन का अगर कंसिडर करता हूं, ठीक है ना, आई मीन टू से अगर मैंने 1 वॉल्यूम को 6 लीटर लिया तो मुझे यहां भी 1 वॉल्यूम चाहिए होगा, लेकिन क्लोरीन तो हमारे पास में 1 वॉल्यूम का नहीं है। व्हाट आई मीन टू से 6 लीटर का नहीं है, हमारे पास 5.6 लीटर का है। तो इसके अनुसार से अगर मैं डालूंगा तो रिएक्शन होगा ही नहीं बच्चों, ठीक है। लेकिन फिर भी रिएक्शन क्या करेगा बच्चों? 1 वॉल्यूम को हम ले लेंगे 5.6 लीटर, ठीक है। तो 5.6 अगर 1 वॉल्यूम को लेते हैं तो मेरे पास हाइड्रोजन जो है मिनिमम कितना होना चाहिए? 1 वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम का मतलब कितना बच्चों? 5.6, ठीक है। लेकिन मेरे पास कितना है? 6 लीटर, मतलब मेरे पास में 0.4 लीटर ज्यादा है, ठीक है बच्चों। तो अगर ये 5.6 लीटर लिया, ये भी 5.6 लीटर लिया, तो ये 2 इंटू 5.6 बराबर 11.2 लीटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है बच्चों। तो 60 से आई मीन 6 लीटर से अगर मैं बोलूं कि जो 5.6 माइनस कर दो तो इतना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिमेन अनरिएक्टेड। इज दैट क्लियर बच्चों? बोलो हाँ यानी। बड़ा ही आसान सवाल बच्चों। तो बच्चों देखो कि कोई भी रिएक्शन जब होता है और रिएक्शन को जब हम बैलेंस कर लेते हैं तो एक सर्टेन रेशियो में रिएक्शन होता है बच्चों, ठीक है। मन मुताबिक यूं ही रिएक्शंस नहीं हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? और रिएक्शंस हम क्यों बैलेंस करते हैं? यू नो वेरी वेल, क्योंकि इन ऑर्डर टू कंप्लाई द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के तरफ में रिएक्शन आई मीन से मास क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसलिए नंबर ऑफ एटॉम हम दोनों तरफ क्या करते हैं? सेम करते हैं। समझ में आया बच्चों कितना अनरिएक्टेड हुआ और कितना फॉर्म हुआ HCl का, ठीक है बच्चों। समझ में आया? तो एक नोट लिखो बच्चों, एक नोट लिखो, ठीक है। ये नोट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कहता है नोट बच्चों? ध्यान देकर सुनो। नोट कहता है बच्चों, द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली यूज्ड अप इन अ रिएक्शन, okay, the reactant which is completely used in the reaction, it is known as limiting reagent, ठीक है बच्चों। तो सवाल आ सकता है 1 मार्क का, डिफाइन लिमिटिंग रिएजेंट और व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक और सवाल करते हैं, इसके ऊपर में तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और अच्छा होगा, ठीक है बच्चों। आओ एक और सवाल करते हैं। क्या है बच्चों? एक और सवाल ध्यान देकर सुनो। एक सवाल है बच्चों कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज बर्न फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्शन। तो तुमको ऑक्सीजन दे दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। अब बोला है प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है बच्चों? दैट इज, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 3 है बच्चों। 1 कार्बन मतलब मिथ, ये हम चर्चा करेंगे ऑर्गेनिक में, बड़ी ही बहुत ही शानदार चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है बच्चों। 1 कार्बन मतलब मिथ बच्चों। मैं इसका नॉमन कैसे बता रहा हूं बच्चों? 1 कार्बन मत है तो होगा मिथ, ठीक है। 2 कार्बन तो होगा इथ, 3 कार्बन तो होगा प्रॉप, ठीक है बच्चों। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो होगा एन, डबल बॉन्ड है तो होगा इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो होगा वाइन। नाम है प्रोपेन। प्रोप मतलब कितना बच्चों? 3 कार्बन है तो 1 2 3 कार्बन हमने लिख दिया। समझ में आया बच्चों? अब क्या है बच्चों? ध्यान देकर सुनो। 3 कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड? नाम है प्रोपेन, मतलब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया बच्चों हमने, है ना। अब बाकी जहां बचा वहां हम क्या लगा देंगे बच्चों? हाइड्रोजन लगा देंगे। समझ में आया बच्चों? यहां हम लगा देंगे हाइड्रोजन। क्या होगा बच्चों? देखो 1 2 3 C3 और ये हुआ 3 3 6 2 8 H8 और इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। तो यहाँ प्रॉप बोला है तो n का वैल्यू हो गया 3, अप्लाई कर दो C3H3 इंटू 2 + 2 दैट इज C3H8 हो जाएगा प्रोपेन। समझ में आया बच्चों? राइट। तो ये है प्रोपेन का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो अब हम रिएक्शन लिखते हैं, बर्न करते हैं प्रोपेन को किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो बच्चों C3H8 को हमने ऑक्सीजन दिया तो क्या देगा? ये CO2 देगा प्लस वाटर देगा। समझ में आया बच्चों? तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया बच्चों कि जब एक बार तुम रिएक्शन लिख दोगे बच्चों, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों?
समझ में आया? तो देखो बच्चों ध्यान देकर सुनो, यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दो यार, तो 3 कार्बन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आज जब बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, तो देखो यहाँ 3 2 6 और 1 7 हो जा रहा है, तो पहले हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को, यहाँ 8 है तो यहाँ तुम 4 मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो 4 2 जा 8 हो गया, तो 8 हाइड्रोजन इधर आया, 8 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं ऑक्सीजन के पास में, 3 2 जा 6 6 और ये 4 10 हो जाते हैं, यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन माइनस हो गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों वन वॉल्यूम जब रिएक्ट करे, 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन जब रिएक्ट करेगा 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगा, 3 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस है, ठीक है। और ये वाटर तो लिक्विड है बच्चों, तो इसका वॉल्यूम हम नहीं लेंगे एज पर द व्हाट गैलियोसाक्स लॉ बच्चों। और वैसे भी क्या है बच्चों, ये तो गैसेस लॉ है, तो हम गैसेस को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये क्या दिया है बच्चों, ऑक्सीजन कितना दिया है बच्चों, 100 ml दिया। मैं सवाल एक बार फिर से पढ़ता हूं बच्चों, क्या दिया है ऑक्सीजन, क्या दिया हुआ है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज बर्न फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर 5 वॉल्यूम बराबर 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, 1/5 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो फॉर 100 सेंटीमीटर को अगर मैं ये लेता हूं 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो मुझे प्रोपेन चाहिए होगा कितना बच्चों, 20 सेंटीमीटर क्यूब। और कितना अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म होगा, दैट इज 3 इंटू 20 विच इज 60 सेंटीमीटर क्यूब। देखो बच्चों कितना आसान है, कितने आसान है इसके न्यूमेरिकल्स, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ मुझे, राइट। तो ये था कुछ सवाल हम लोगों ने सॉल्व करे गैलियोसाक्स लॉ से, मुझे यकीन है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अपने रिएक्शंस में, आई मीन टू से कॉन्सेप्ट में, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लिखो बच्चों, क्या कहते हैं, एवोगाड्रो लॉ, ठीक है बच्चों, लिखो एवोगाड्रो लॉ, एवो बच्चों AVOGADRO GADRO अपोस्ट्रोफ, एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों। ये सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं है बच्चों, एज आई सेड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, कि ये पोर्शन जो तुम क्लास 10 के केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, सेम पोर्शन सेम लॉज तुम क्लास 11 के हीट चैप्टर में पढ़ोगे, दैट इज थर्मोडायनेमिक चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है बच्चों। एवोगाड्रो लॉ है ना, तो बच्चों क्या कहता है एवोगाड्रो लॉ, ध्यान देकर सुनो बच्चों, हाँ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ में आया बच्चों, मैं रिपीट करता हूं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है, मान लो बच्चों मेरे पास में 3 कंटेनर है, ठीक है, मैंने यहाँ पर 3 कंटेनर लिया, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, मैंने यहाँ पर 3 कंटेनर, मैं 4 भी ले सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसमें ऑक्सीजन भर दिया 1 लीटर, फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर, तीनों में 1 लीटर, ठीक है, इसमें भी 1 लीटर, ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसमें मैंने भर दिया ऑक्सीजन, इसमें मैंने भर दिया नाइट्रोजन, ठीक है बच्चों, इसमें मैंने भर दिया मान लो अमोनिया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों 1 लीटर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का जितना मॉलिक्यूल रहेगा, 1 लीटर नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का उतना ही मॉलिक्यूल रहेगा, 1 लीटर अमोनिया में अमोनिया का उतना ही मॉलिक्यूल रहेगा। या फिर मान लो मैं अगर लिख दूं क्लोरीन, ठीक है बच्चों, 1 लीटर अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग है, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको थोड़ा सा रिप्लेस करता हूं क्लोरीन में, ठीक है बच्चों, मान लो क्लोरीन, ठीक है। तो बच्चों अगर मैंने यहाँ अलग अलग गैसेस हमने ले रखे हैं, एक है ऑक्सीजन, एक है नाइट्रोजन, एक है क्लोरीन, हाँ, और तीनों का वॉल्यूम सेम है बच्चों, है ना। सो क्या क्या है, एवोगाड्रो लॉ क्या है बच्चों, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, ओके। सो दीज आर ऑल 3 डिफरेंट गैसेस एंड ऑल हैव इक्वल वॉल्यूम अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, आई मीन टू से अंडर सिमिलर कंडीशन विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज व्हाट द एवोगाड्रो लॉ इज ऑल अबाउट। इज दैट क्लियर बच्चों, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर 1 लीटर लो, नाइट्रोजन लो 1 लीटर, क्लोरीन लो 1 लीटर, तीनों में क्या होगा बच्चों, तीनों के कॉरेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इक्वल इन नंबर होंगे। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं बात थोड़ा सा मैं बोलूं, एवोगाड्रो ने फर्दर क्या सजेस्ट करा बच्चों, एवोगाड्रो फर्दर सजेस्टेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द गैसियस एलिमेंट इज व्हाट नोन एज मॉलिक्यूल्स, ठीक है बच्चों। इवन दो द मॉलिक्यूल्स कंटेन्स द 1 2 और 3 एटॉम्स बच्चों, ठीक है। अगर गैस है तो गैस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम एटॉम नहीं लेंगे बच्चों, क्या लेंगे, मॉलिक्यूल लेंगे। भले वो मॉलिक्यूल, जैसे मान लो मैंने कहा कि क्लोरीन, ठीक है, मैंने कहा हाइड्रोजन, मैंने कहा ऑक्सीजन, मैंने कहा
रहा अमोनिया, ठीक है बच्चों। तो वन मॉलिक्यूल में 2 एटॉम्स हो जाएंगे क्लोरीन के, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन में 2 एटॉम्स हो जाएंगे हाइड्रोजन के, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन में 2 एटॉम्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के, और वन मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया में क्या हो जाएगा बच्चों, 1 एटॉम हो जाएगा नाइट्रोजन का और 3 एटॉम हो जाएगा हाइड्रोजन का। समझ में आया बच्चों। तो यहां से गैस में वो जो मिनिमम आई मीन टू से द एटॉम्स के बारे में नहीं बल्कि सबसे छोटा पार्टिकल को कंसिडर किया गया, दैट इज मॉलिक्यूल्स। तभी बताया गया बच्चों कि क्या एवोगाड्रो क्या बोला गया बच्चों, दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला गया बच्चों, एटॉम्स नहीं बोला गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, क्या कहता है एवोगाड्रो लॉ। ठीक है बच्चों, तो अगर बच्चों मैं बताऊं एटॉम के बारे में, तो बच्चों देखो एटॉम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ओके, जिसका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस में और मे नॉट भी हो सकता है, ठीक है, या तो हो सकता है तो नहीं हो सकता है, ठीक है, बट केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट इन अ गैस, okay, which can take part in the chemical reaction, ठीक है, and which contains number of atoms, ठीक है। तो ये ब्रेक तो वैसे नहीं होता है, ठीक है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने के लिए मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है बच्चों, ब्रेक हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। व्हाट इज एटॉम एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल बच्चों, एटॉम का इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस में और मे नॉट है, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल्स का इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस है, ठीक है बच्चों। तो गैसेस में हम सबसे छोटा पार्टिकल किसको लेते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, एटॉम्स को नहीं लेते हैं, भले ही उस मॉलिक्यूल्स में 1 2 3 या उससे ज्यादा एटॉम्स रहते हो। ठीक है बच्चों, राइट बच्चों। तो आप बच्चों अब चर्चा करते हैं किसका बच्चों, एटॉमिसिटी। ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन व्हाट इज एटॉमिसिटी। ठीक है बच्चों, क्या है एटॉमिसिटी, ध्यान देंगे सुनो बच्चों, what do you mean by atomicity। तो बच्चों atomicity means the number of atoms present in a molecule, ठीक है बच्चों, right, the number of atoms present in a molecule is what known as atomicity। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं एटॉमिसिटी को डिफाइन करूं थोड़ा सा और इजी तरीका से बच्चों, तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब कोई एटॉम है ना, वो कितनों के साथ रहेगा, ठीक है, ये फैसला उसका है। समझ में आएगा बच्चों। अगर वो मान लो अकेला रहना चाहेगा तो उसे हम बोलेंगे मोनो एटॉमिक, अगर वो 2 सेम एटॉम के साथ मिल के रहना चाहेगा तभी वो स्टेबल कहलाएगा, तो हम कहेंगे डायटॉमिक। मान लो वो 3 एटॉम एक साथ रहना पसंद करेंगे तो हम बोलेंगे ट्राइएटॉमिक। फिर मान लो अगर 4 हुआ तो हम बोलेंगे पॉली, 4 को हम टेट्रा कह सकते हैं। समझ में आया कि बच्चों। मान लो अगर 8 हुआ तो हम बोलेंगे ऑक्टा। समझ में आया बच्चों। तो पहले हम बोलेंगे क्या, मोनो एटॉमिक। ठीक है बच्चों, जैसे क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल अल्काली मेटल्स, बच्चों ऑल अल्काली मेटल्स, तुम्हें पता है व्हाट इज अल्काली मेटल, ग्रुप 1 एलिमेंट ह ली ना की रब से फरियाद, तुमको पता है बच्चों, बोलो हाँ यानी, ह ली ना की रब से फरियाद। ओके, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, बच्चों की नहीं के है ना, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो बच्चों ये ग्रुप 1A के एलिमेंट है और ये सारे अकेले रहना ही पसंद करते हैं। तो ये सभी क्या है, दैट इज मोनो एटॉमिक है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं है, क्या है, मोनो एटॉमिक है। मैं बोलूंगा क्या है बच्चों, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या है बच्चों, हीलियम है, देन नियोन है, देन आर्गन है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। देन जेनॉन है, क्रिप्टन है, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, राइट, समझ में आया बच्चों। ठीक है, तो और ये सारे क्या अकेले रहना पसंद करते हैं और ये अकेले रहेंगे तब भी ये स्टेबल कहलाएंगे। समझ में आया बच्चों। आओ बात करते हैं डायटोमिक का। ठीक है बच्चों, तो किसे कहेंगे डायटोमिक बच्चों, जैसे कि मान लो बच्चों मैंने कहा एग्जांपल O2 है ना, H2, Cl2 है ना बच्चों, राइट। तो ये सारे डायटोमिक है बच्चों। ये देखो बच्चों, 2 हाइड्रोजन है साथ में तो स्टेबल है, 2 क्लोरीन अगर साथ में है तो क्या बच्चों, स्टेबल है, 2 ऑक्सीजन अगर साथ में है तो क्या है बच्चों, स्टेबल है। समझ में आया बच्चों, राइट बच्चों। ठीक है, अगर मैंने एक क्लोरीन को हटा दिया तो ये बन जाएगा नेसेंट क्लोरीन, ये हाईली अनस्टेबल है बच्चों, राइट, हाईली अनस्टेबल है, राइट बच्चों। एक्वा रिजिया तुमने नाम सुना होगा, बोलो हाँ यानी बच्चों। अगर मैं HNO3 को दे दूं HCl, रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा तो हमें देगा NOCl प्लस नेसेंट क्लोरीन। ठीक है बच्चों, ये क्या है, नाइट्रोसिल। आई थिंक बच्चों ये 1:3 रेशियो में बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, 1:3, 1 पार्ट ऑफ HNO3, 3 पार्ट ऑफ HCl अगर लेंगे बच्चों तो रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो ये NOCl देगा, दैट इज नाइट्रोसिल क्लोराइड, और साथ में देगा नेसेंट क्लोरीन विच इज हाईली अनस्टेबल। ये इतना अनस्टेबल है बच्चों कि ये गोल्ड और PtCl4 प्लैटिनम क्लोराइड क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा। व्हाट आई मीन टू से बच्चों कि ये नेसेंट क्लोरीन जो है इट इज हाईली रिएक्टिव, तो
तो ये गोल्ड और प्लैटिनम के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है बच्चों, हालांकि गोल्ड और प्लैटिनम क्या है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है इन द होल रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है बच्चों, तो ये था डायटोमिक। बच्चों ट्राइएटोमिक क्या था, जैसे मान लो मैंने कहा ओजोन O3, तो 3 ऑक्सीजन अगर एक साथ में है तो ये ओजोन बन सकता है। ठीक है बच्चों, टेट्रा में बोलूंगा तो बच्चों P4, राइट। तो कोई जरूरी नहीं है बच्चों की, देखो बच्चों यहाँ पर P जो है ये एक ही मतलब एटॉम 4 मिलके हैं। ठीक है बच्चों, 4 पोटेशियम, आई मीन सॉरी नॉट पोटेशियम, सॉरी फॉस्फोरस, हाँ P4, अगर 4 फॉस्फोरस एक साथ में रहते हैं तो ये स्टेबल कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, राइट। तो अगर मैंने कहा कि मान लो टेट्रा एटॉमिक, तो मैं NH3 को भी ले सकता हूँ बच्चों, तो ये 1 ये 3 क्या हो जाएगा, टेट्रा एटॉमिक। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, तो या तो अलग अलग एटॉम से बना ले या फिर सिंगल एटॉम से बनाए। ठीक है बच्चों, फिर मैंने बोलूंगा बच्चों ऐसे, दैट इज ऑक्टा एटॉमिक। समझ में आया बच्चों, तो मैंने क्या कहा, मोनो एटॉमिक, देन डायटोमिक, देन ट्राई, देन टेट्रा, देन ऑक्टा, देन ऑल दिस, राइट बच्चों। ठीक है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। तो ये रहा बच्चों हमारा क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिसिटी। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट। तो बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, राइट। तो आओ बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं, एवोगाड्रोस लॉ एक्सप्लेन गै-लुसाक्स लॉ। ठीक है बच्चों, एवोगाड्रो लॉ एक्सप्लेन्स क्या बच्चों, गै-लुसाक्स लॉ। ठीक है बच्चों, राइट। ठीक है, एवोगाड्रो लॉ। तो बच्चों मान लो इसको समझाते हैं हम एक रिएक्शन के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो मान लो मैंने रिएक्शन लिया बच्चों, H2 + Cl2 को अगर हम मिलाएं तो क्या बनेगा, 2HCl। अगर हम बात करते हैं बच्चों गै-लुसाक्स लॉ, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम लिखते हैं, क्या बच्चों, 1 वॉल्यूम रिएक्ट विद 2 वॉल्यूम। ठीक है, और अगर मान लो हम एवोगाड्रो लॉ के अनुसार लिखते हैं, तो बच्चों यहाँ पर लिखिए, मान लो कि ये हुआ N मॉलिक्यूल, ये हुआ N मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा 2N मॉलिक्यूल। समझ में आया कि नहीं है बच्चों, अरे यार हाँ या नहीं, 1N मॉलिक्यूल, N मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा 2N मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, राइट। समझ में आया कि नहीं आया, तो यार या तो तुम वॉल्यूम लिख लो, क्योंकि तुमने इसका सेम वॉल्यूम लिया, इसको लिया 1 वॉल्यूम, इसको लिया 1 वॉल्यूम, सो इज क्या था बच्चों, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये रहा 1 वॉल्यूम, ये रहा 1 वॉल्यूम, तो इसमें भी N मॉलिक्यूल्स होगा, इसमें भी N मॉलिक्यूल्स होगा। ये रहा 2 वॉल्यूम, तो इसमें हो जाएगा 2N मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो या तो तुम सॉल्व करो प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ गै-लुसाक्स लॉ, या तो तुम सॉल्व करो प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ क्या, एवोगाड्रो लॉ। डज नॉट मैटर, सेम चीजें आएंगी। समझ में आया नहीं आया बच्चों, बताओ, बोलो आया नहीं। ठीक है, राइट। तो बच्चों ये था एवोगाड्रो लॉ, जिन्होंने एक्सप्लेन करा क्या, गै-लुसाक्स लॉ को इन्होंने एक्सप्लेन करा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या है बच्चों, एवोगाड्रोस लॉ प्रेडिक्ट्स एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस। ठीक है बच्चों, एवोगाड्रो लॉ प्रेडिक्ट्स, राइट डाउन, प्रेडिक्ट्स द एटॉमिसिटी of gases. Okay, right. Avogadro law explain the atomicity of the gases. तो पहला लिखो बच्चों, पहला क्या है, atomicity of molecules of hydrogen and chlorine gases. ठीक है, पहला atomicity of molecules of H2 and Cl2। ठीक है बच्चों, तो सेम रिएक्शन हम ले लेंगे बच्चों। क्या रिएक्शन बच्चों, देखो यहाँ पर H2 + Cl2 क्या देगा हमें, 2HCl देगा। तो ये हो गया 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। तो मान लो बच्चों ये हुआ X मॉलिक्यूल्स, ये हुआ X मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या हो जाएगा 2X मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं ले लूँ हाफ X मॉलिक्यूल्स, तो ये भी हो जाएगा हाफ X मॉलिक्यूल्स, तो ये हो जाएगा X मॉलिक्यूल। समझ में आया बच्चों। तो अगर मैंने 1 वॉल्यूम लिया तो इसमें 2 एटॉम्स है कार्बन के, सॉरी हाइड्रोजन के, और ये 1 वॉल्यूम में 2 एटॉम्स है किसके बच्चों, क्लोरीन के। ठीक है, तो अगर मैं उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में लेता हूं तो x और 2x हो जाएगा। तो हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 का मतलब क्या बच्चों, एक हाइड्रोजन का एटॉम। हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या, क्लोरीन का मतलब एक क्लोरीन का एटॉम। और x मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl मतलब a 1 वॉल्यूम ऑफ, आई कैन से एक कंप्लीटली मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो इससे हमको ये पता चला कि अगर मैं हाफ वॉल्यूम लेता हूं किसका, हाइड्रोजन का, तो मुझे 1 एटॉम मिलेगा। तो x वॉल्यूम से कितना मिलेगा मुझे, 2 एटॉम मिल जाएगा। तो यहां से मुझे पता चल गया कि एटॉमिसिटी क्या है हाइड्रोजन का। सिमिलरली वी कैन फाइंड द एटॉमिसिटी ऑफ व्हाट, क्लोरीन। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, हाँ या नहीं, राइट। बहुत ही आसान है बच्चों, एटॉमिसिटी प्रेडिक्ट करता है कौन,
दैट इज एवोगाड्रो लॉ का हेल्प लेकर के हम एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, राइट। देन एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बच्चों, सेकेंड एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो बच्चों वो रिएक्शन लिख दो, अमोनिया वाला, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया क्या कहता है बच्चों, दैट इज N2 प्लस 3H2, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इट विल गिव यू 2NH3। तो ये 1 वॉल्यूम, ये 3 वॉल्यूम, ये हो जाएगा 2 वॉल्यूम। तो यहाँ x मॉलिक्यूल्स, 3x मॉलिक्यूल्स, 3x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 2x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा बच्चों। यहाँ बोलो हाँ या नहीं। तो यहाँ पर अगर तुम आधा कर दोगे बच्चों तो x/2 इट विल गिव यू 3/2x, इट विल गिव यू x। ठीक है, तो बच्चों 1/2 में एक नाइट्रोजन का क्या रहेगा, एटॉम रहेगा। 3/2 में बच्चों कितना, अगर मैं बोलूं 3x में कितना, 6 है बच्चों। 3x में कितना है, 6 हाइड्रोजन का वॉल्यूम रहेगा, मैंने एटॉम रहेगा। ठीक है, तो 3/2 में क्या रहेगा, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। यहाँ पर अगर 6 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 जाता है, तो कितना होगा, 6 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, एटॉम्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, राइट। और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, मैं दोबारा बोलता हूं, N2 प्लस 3H2 क्या देगा, 2NH3, 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम दे देगा। तुम्हें पता है, हमने इसके अर्लियर में, आई मीन द बिगिनिंग ऑफ वीडियो में हमने सवाल कर रखा है, राइट बच्चों। अब यहाँ देखो x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हो जाएगा 3x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हो जाएगा क्या बच्चों, 2x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मैंने अगर हाफ हाफ डिवाइड कर दिया तो भाई हाफ मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का एक एटॉम है, तो एक वॉल्यूम में कितना होगा, 2 एटॉम है, तो निकल गया यार, 2 एटॉम निकलेगा एक वॉल्यूम में। हाफ की जगह हम 1 लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 6 एटॉम निकल जाएगा हाइड्रोजन का 3/2 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम में, 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, और ये x मॉलिक्यूल्स मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या देगा, वो अमोनिया देगा। समझ में आया बच्चों, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय गेल, आई मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज, वाटर लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, gas equation, then Gay-Lussac's law, and what is standard temperature and pressure. We have solved some numericals based upon the Gay-Lussac's law. Then we have gone through the Avogadro's law, then Avogadro's law, how it explained the Gay-Lussac's law, then how Avogadro's law is helping us to find out the atomicity of the element. Is that clear बच्चों? तो बच्चों होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों तुम्हें पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इसके सेकेंड एक्सरसाइज में, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट में बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है बच्चों, सो टिल देन नोट बनाओ, अच्छे से पढ़ो, मिलते हैं एक और एक्साइटमेंट वीडियो के साथ में। एंड या डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Okay children, thank you, God bless you all.